नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी आपका बहुत सारा एग्ज़ाम्स आने वाला है। बहुत सारा एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन भी आया है। बिहार में इस बार इलेक्शन भी है, तो सरकार बहुत सारा वैकेंसी भी आपको लेकर आ रही है। तो आपको क्या होना है कि प्रिपेयर होना हर एक एग्ज़ाम्स के लिए, हर एक एग्ज़ाम्स के मतलब तैयारी के लिए। सब एग्ज़ाम्स को आपको क्वालिफाई भी करना है, अपना सीट भी पक्का करना है इस बार, क्योंकि हर एक साल ये मौका नहीं मिलता है। इस बार इलेक्शन ईयर है, आप जानते हैं बिहार में तो बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसी आपको निकलने वाला है। तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पढ़ाई पर। इधर उधर को छोड़कर जो फोकस आप करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप पढ़ाई पर करें। इससे क्या होगा कि आपका तैयारी भी होगा, प्लस आप जॉब सिक्योर कर सकते हैं। कितना दिन आप मतलब कि उसी तरह बेरोजगार रहिएगा। तो इस चीज़ से आप मतलब थोड़ा सा क्या करें, मेहनत करना सीखें। और हम सब भी साथ में क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो हमने जैसे देखा था मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल, एंशियंट, सारा चीज़ हमने कंप्लीट किया अच्छे तरीके से। आपका जो करंट अफेयर्स का टॉपिक था वो भी हमने कंप्लीट किया, चाहे वो बजट हो, नोबेल प्राइजेज हो। और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे आपके साथ। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, तो हमने अभी साइंस का भी सेक्शन शुरू किया, जिसने फिजिक्स टॉपिक भी कवर किया है। उसी तरह हम लोग अभी क्या करेंगे, पॉलिटी का कुछ सेक्शंस हमने कंप्लीट किया, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया। जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस था आपके लिए, चाहे चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, रोल हो गया, कि किस तरह से उनका नियुक्ति होता है, क्या उनका प्रोसेस है रेजिग्नेशन का, क्योंकि अभी न्यूज़ में था। तो उसके पीछे का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, वो आपको याद करना है। फिर प्रेसिडेंट का जो रूल्स था, जो मतलब रोल्स था, वो सारा चीज़ हमने क्या किया, आपको डिस्कस किया। प्राइम मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया। कैग का जो बॉडी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। तो ये सब सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है दोस्तों, संवैधानिक संस्था होता है, ये सब मतलब एक बोल सकते हैं पोस्ट होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग आज नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं उसी लेक्चर को। पॉलिटी का जो लेक्चर है दोस्तों, उसमें अगर आप देखेंगे आज का जो हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है कि संविधान आपको जिस तरीके से बनाया गया था, अगर आप देखेंगे जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय अगर आप गौर करेंगे तो आर्ट पार्ट्स भी कम थे, शेड्यूल्स भी कम थे, और आर्टिकल्स भी आपको 385 90 के लगभग आर्टिकल था। तो उस आर्टिकल्स को जैसे जैसे देश का विकास हुआ, लोगों का इवोल्यूशन हुआ, समाज का इवोल्यूशन हुआ, समाज जैसे जैसे आगे बढ़ा, सोसाइटी आगे बढ़ी, तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ विकास आपको करना पड़ता है, कुछ कुछ चेंजेस आपको लाने पड़ते हैं। तो चेंजेस लाने के लिए क्या होता है कि कुछ कुछ अमेंडमेंट करना पड़ता है। इसलिए हम लोग अपने संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट करते हैं। समझ रहे हैं ना? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा जाता है कि लिविंग डॉक्यूमेंट। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर ये मेन से पूछा जाता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से हमारा सोसाइटी कल्चर हमारा चेंज हो रहा है, हम लोग उसी के अनुसार भी क्या होते हैं, चेंज लाते हैं। समझ रहे हैं? आज के समय आप देख रहे हैं वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो हम लोग ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो आप विदेश का जो कल्चर है वो ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमारा संविधान भी उस तरह से जो रूल्स है, नियम्स आपको बनाकर लाते हैं। तो इसको अमेंडमेंट को आपको पढ़ना होता है। तो अमेंडमेंट में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था और किस चीज़ को लेकर वो अमेंडमेंट हुआ था, वो संविधान में जो संशोधन हुआ था वो किस चीज़ को लेकर हुआ था। तो अमेंडमेंट की अगर बात करें तो आर्टिकल 368 आपको डील करता है अमेंडमेंट पे, जो कि किस पार्ट में दिया गया है। आर्टिकल जो हमारा 368 है, ये जो आर्टिकल्स की आप बात करते हैं, आर्टिकल 368, ये आपको पार्ट 20 में दिया गया है, पार्ट 20 में, पार्ट 20। ये चीज याद रखना, कभी कभी पार्ट्स आपसे पूछा जाता है, खासकर बीपीएससी वाले एग्जाम, इस तरह के एग्जाम से पार्ट्स पूछा जाता है। तो ये जो पार्ट्स रखा गया आपको, पार्ट 20 आर्टिकल 368 में आपको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि मतलब पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकती है, यहाँ पर अमेंड कर सकती है। उसके पीछे का प्रोसीजर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, कौन कौन सा मेजोरिटी लगता है, जैसे सिंपल मेजोरिटी हो गया, स्पेशल मेजोरिटी हो गया, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो गया, इस तरह के मेजोरिटी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि संविधान में दोस्तों, संविधान में ये मेजोरिटी आपको नहीं लिखा गया, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, उसमें डायरेक्ट आपको क्या दिया गया है, डायरेक्ट पास करने का तरीका बताया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। आपसे पूछा जाएगा कि ये हमारा संविधान क्या है, इसे रिजिड नहीं है। जैसे आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखे बहुत ज्यादा रिजिड माना जाता है। फ्लेक्सिबल देखे तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन देखे जो कि अनरिटेन मेनली माना जाता है, वो भी क्या है कि आपको उतना ज्यादा मतलब कि रिजिड नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबल है। लेकिन जो हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, नाइदर फ्ले मतलब बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है कि हम उसे चेंज ही नहीं कर सकते हैं, जो लिखा गया सो लिखा गया।
और इतना ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि जब मन चाहे, आज मन चाहे तो 5 को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला दिए, कल मन चाहे फिर 5 ला दिए, तो इस तरह से भी हम नहीं कर सकते। तो हमारा क्या है कि मतलब बोथ, मतलब दोनों चीज़ को हम लोग मतलब मिश्रण किए, दोनों चीज़ को मिक्स किए हैं, मतलब कि नाइदर फ्लेक्सिबल नॉट आपको रिजिड। तो क्या है, हमको मिक्स ऑफ बोथ है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में बहुत सारा हमारा प्रोसेस भी होता है, वो प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि मतलब प्रोविजंस को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना था। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं, हमने पढ़ा था केशव नंदा भारती केस, जो कि 1973 में जो केस हुआ था दोस्तों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर एक मतलब जो बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट था, मतलब कि एक जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोला जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली तो आपको नहीं लिखा गया है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये सुप्रीम कोर्ट का अपना दिया गया मतलब चीज है, जिसमें क्या बोला जाता है, मेनली कंसेप्ट है सुप्रीम कोर्ट का। बेसिक स्ट्रक्चर में उस राइट्स को रखा गया जो कि एक फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की नज़र से एक फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, जो मतलब उस राइट्स को पार्लियामेंट जो संसद है वो छीन नहीं सकती है, वहाँ के जो मेंबर्स है उस राइट को अमेंड नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना, ये एक कंट्रोल, एक चेक्स और बैलेंस को कंट्रोल रखने के लिए, मैनेज करने के लिए इस चीज़ को बनाया गया था। तो ये चीज याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर आपको केशव नंदा भारती केस में आया था, देख सकते हैं यहाँ केशव नंदा भारती 1973, डेट भी याद रखना। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो कि आर्टिकल 360 में लिखा गया, बिल कैन बी इनिशिएटेड इन अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बिल मतलब दोनों हाउस में पार्लियामेंट में आपको इनिशिएट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी तरह का अमेंडमेंट करना है तो आप सिर्फ लोकसभा में ही बिल को पास करें। नो, बिल को आप चाहे लोकसभा में प्रेजेंट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे बिल को आप राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जो लोअर हाउस है, जो अपर हाउस है उसमें। फिर अगर देखें तो मिनिस्टर्स के द्वारा भी बिल इनिशिएट किया जा सकता है, प्राइवेट मेंबर के द्वारा। तो ये प्राइवेट मेंबर का ये मतलब नहीं है कि आप जाकर बिल इनिशिएट कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना, प्राइवेट मेंबर का ये मतलब नहीं होता है दोस्तों। प्राइवेट मेंबर का ये मतलब हो गया कि जो मिनिस्टर्स ने, जैसे अभी आप देखेंगे, जैसे अपोजिशन पार्टी हो गया, उसमें राहुल गांधी तो चलिए आपको लीडर ऑफ अपोजिशन है, मिनिस्टर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाता है लोकसभा में। बाकी और जो मिनिस्टर्स हैं और जो मतलब एमपीज है वो मिनिस्टर तो नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो बात करें उसको मिनिस्टर बोला जाता है। जिनको मिनिस्टर का पोस्ट मिला, जिनको पोर्टफोलियो मिला, मंत्री परिषद मिला, उसको मिनिस्टर्स बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। और बाकी जो लोग हैं वो सब प्राइवेट मेंबर्स हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे अगर 50 मेंबर पूरे 245 मेंबर में, अगर बोल सकते हैं 540 मेंबर में अगर 50 मेंबर को मिनिस्टर बनाया गया, तो बाकी जो मतलब आपके 500 मेंबर है वो क्या प्राइवेट मेंबर्स माने जाते हैं। तो ये प्राइवेट मेंबर्स इसको इनको बोला जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नॉट रिक्वायर्ड प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए हम लोग प्रायर प्रेसिडेंट का तो किसी में नहीं भी लिया जाता है, बहुत चीज में लिया भी जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। पास्ड बाय मतलब यहाँ पर, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, जैसे हम लोग मनी बिल पास करते हैं, तो उसमें तो हम प्रायर प्रेसिडेंट का परमिशन लेते हैं, राष्ट्रपति का परमिशन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, परमिशन नहीं लेते, जो अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल का, जो अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं, ये स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है, जो कि मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड द 2/3 प्रेजेंट इन द वोटिंग। तो ये क्या होता है कि 2/3 प्रेजेंट ऑन वोटिंग होना चाहिए आपका, जितने मेंबर प्रेजेंट है उस दिन, प्लस जो प्रेजेंट होने चाहिए वो आपको टोटल मेंबरशिप के 50% टोटल मेंबरशिप से आपको ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं तभी जाकर आप संशोधन संविधान में कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यू कैन डू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर फेडरल प्रोविजंस ऑफ बिल देखे तो वो हाफ ऑफ द स्टेट, अगर किसी तरह का आप संशोधन कर रहे हैं संविधान में, अमेंडमेंट कर रहे हैं, अगर वो स्टेट्स को अफेक्ट करता है, स्टेट्स को अफेक्ट करने का मतलब क्या हम यहाँ पर समझ रहे हैं आप, स्टेट को या मतलब किसी राज्य को अफेक्ट करता है, समझ रहे हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको राज्य से कम 50% आपको जितने भी मतलब राज्य है, स्टेट है, उनसे रेटिफाई करना, उसे मंजूरी लेना पड़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, वो भी सिंपल मेजोरिटी से पास करना, ये एग्जाम में पूछा गया था। 24 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दोस्तों, ये ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल द्वारा यह पास किया गया था। प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पहले क्या होता था, इस तरह का मतलब प्रेसिडेंट के पास एक होता था डिस्क्रिशनरी पावर को, वो क्या कर सकती है, बिल को आपको वीटो कर सकती है, लेकिन इस तरह से पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया। अब 24 जो 24वां जो संशोधन था उसमें यह बताया गया कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर दिया जाएगा तो उस पर प्रेसिडेंट बाउंड है, मतलब कि करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो इस तरह से मतलब बाउंडिंग आपको वहां पर प्रेसिडेंट को किया जाता है कि मतलब बिल को यहाँ पर एसेंट देना, मंजूरी देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करेंगे, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे, संशोधन करेंगे, वो 3
डिफरेंट वे, मतलब 3 तरह से कर सकते हैं। 3 डिफरेंट वेज वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज द फर्स्ट वे? फर्स्ट वे इज द सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। आपका एक सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए, जो बिना मतलब कि 50% आपको टोटल वोट्स ऑफ पासिंग जो मतलब मेन बताया जाता है, ये आर्टिकल 368 के अंदर स्कोप के अंदर आता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेनली होता नहीं है, ये सिंपल मेजोरिटी से हम लोग पास कर देते हैं। तो ये कौन कौन चीज़ में हम लोग सिंपल मेजोरिटी करते हैं, जिसमें 50% टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग का इसमें खेला चलता है। तो यहाँ पर न्यू स्टेट, जैसे किसी तरह का हम नया स्टेट को ऐड कर रहे हैं, किसी स्टेट का हमको नाम चेंज करना है, समझ रहे हैं ना, या किसी का स्टेट का हमको एरिया चेंज करना है तो उसमें किया जाता है। फिर अगर देखें कोई स्टेट में हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, तो विधान परिषद, विधानसभा क्या होता है, विधानसभा जो स्टेट का असेंबली हो गया, विधान परिषद क्या हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप जानते हैं कि अभी 6 स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको है। इसमें कौन कौन सा स्टेट में है आप बताइएगा कमेंट में। जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। ये सब सारे स्टेट में। अभी बंगाल भी इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि बंगाल भी बहुत ज़्यादा सरकार से डिमांड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है, वही आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर सकता है, मंजूरी दे सकता है कि वहाँ पर आप इस तरह से विधान परिषद का जो बॉडी है बना सकते हैं। फिर सेकेंड शेड्यूल में किसी तरह का अमेंडमेंट आपको किया जा सकता है। आप जानते हैं क्या होता है सेकेंड शेड्यूल से, एमोल्यूमेंट्स की बात की जाती है। फिर सिटीजनशिप की अगर बात करें यहाँ पर, तो मतलब कि नागरिकता को लेकर यहाँ पर अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से। फिर अगर फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में भी किया जा सकता है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर, अभी जानते हैं कितना हमारे संविधान ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 8 शेड्यूल में जो हम डील करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का जो इलेक्शंस होता है उसमें भी हम अमेंड कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से। तो ये सब सारी चीज़ों में हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है कभी कभी, कि किस मेजोरिटी से हम क्या अमेंड कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर नेक्स्ट हम उसी को आगे देखें दोस्तों, यहाँ पर लाइट विजिबल हो रहा होगा। फिर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट की देखें, तो स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि जो बिल, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, तो इसको अगर अमेंड कर रहे हैं, जो मूल अधिकार है जो फंडामेंटल राइट्स है, तब फिर आपको क्या करना है, स्पेशल मेजोरिटी का पूरा वे अपनाना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को चेंज करना, अगर कोई अदर प्रोविजंस है जो कि आपको फर्स्ट और थर्ड कैटेगरीज में आपको ऐड नहीं किया गया, जो फर्स्ट थर्ड कैटेगरी उसमें ऐड नहीं किया गया, ये सारा चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पर अमेंड करना पड़ेगा। फिर अगर नेक्स्ट देखें सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट का, मतलब कोई भी अगर बिल अफेक्ट करता है स्टेट के पावर को, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर पार्लियामेंट जो अमेंड करती है बिल को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बिल को अमेंड किया जाता है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को, तो ये क्या किया जाता है, आपको यहाँ पर स्टेट का रेटिफिकेशन आपको जरूरी होता है। जैसे हम स्टेट रेटिफिकेशन की अगर बात करें, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी या किसी तरह का, फेडरल मीन्स क्या हो गया, मतलब स्टेट सेंटर का जो रिलेशन होता है उसको अगर अफेक्ट कर रहा है, तो नो टाइम लिमिट होता है विद इन विच स्टेट शुड बी गिव देयर कंसेंट। अगर स्टेट को पास किया गया कि भाई तुम मंजूरी दो, तो स्टेट बोल रहा हम नहीं देंगे, वो रखा हुआ बिल को, तो कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है। प्रेसिडेंट का जैसे इलेक्शन हो गया, उसमें आपको स्टेट लेजिस्लेचर का रिकमेंडेशन, मतलब कि रेटिफिकेशन चाहिए, प्लस एग्जीक्यूटिव पावर हो गया यूनियन और स्टेट्स का। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गया, आपको देख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। प्लस जो हमारा क्या है यहाँ पर गुड्स और सर्विस, जो जीएसटी का जो है, इसमें भी स्टेट्स का आपको लेना पड़ता है मंजूरी। फिर काउंसिल 6 एनी ऑफ द टैक्स काउंसिल हो गया, एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल में जो लिस्ट है स्टेट सेंटर रिलेशंस का, आप जानते हैं कि 7th शेड्यूल में क्या है, आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हमारा क्या है आपको कंकरेंट लिस्ट। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट का, जो काउंसिल ऑफ स्टेट आप जानते हैं राज्यसभा में, उसको लेकर। फिर पार्लियामेंट ऑफ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, जो आर्टिकल 360 इट सेल्फ है, उसको अगर अमेंड भी करना चाहते हैं तो आपको स्टेट का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है दोस्तों, जो सारे जानकारी आपको यहाँ पर मिल रहा है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, याद ही कर लेना है, क्योंकि एक मतलब बोल सकते हैं ये एक समरी टाइप से है, जो कि आपको मतलब एक क्रैश कोर्स के तौर पर दिया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना भी नहीं होता है, इससे डिटेल में पढ़ेंगे तो और जीएस सब्जेक्ट आप भूल भी सकते हैं, समझ रहे हैं? आपको यहाँ पर तो किताब लिखना नहीं है, पीएचडी तो करना नहीं है। तो ये हमारा किसके बारे में था, अमेंडमेंट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो जो बेसिक स्ट्रक्चर की हम लोग जो बात करते हैं दोस्तों, तो हमने बोला ना बेसिक स्ट्रक्चर ये आपको क्या है कि एक जुडिशियल मतलब इनोवेशन है। जुडिशियल इनोवेशन का मतलब क्या होगा, ये मतलब आपको संविधान में नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, तो नहीं, संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई है। ये जुडिशियल इनोवेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजात किया गया है, लाया गया है। तो ये कब लाया गया है, केशव नंदा भारती केस में लाया गया 1973 में, 1973 में यह केस हुआ था, केशव नंदा भारती केस। उस केस के जो जजमेंट हुआ था उसमें यह बेसिक स्ट्रक्चर का आपको इनोवेशन हुआ, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले इसमें देख सकते हैं किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर आया था, कुछ कुछ केसेस आपको यहाँ पर याद करने होते हैं। जैसे सबसे पहला होगा शंकरी प्रसाद केस। तो जो इंपॉर्टेंट केस है वही बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। वैसे तो बहुत सारा केस होता है, आप जानते हैं अभी बहुत सारा केस पेंडिंग चलता है, करोड़ों में केस है। अगर देखें जुडिशियल सिस्टम में 5 करोड़ से ऊपर पेंडेंसिंग केस है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में देख रहे तो लाखों केस है। तो शंकरी प्रसाद केस की अगर बात करें 1951 की, तो देख सकते हैं 1950 में संविधान लागू हुआ, 1951 में फिर केस हो गया। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी गया फर्स्ट अमेंडमेंट, ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उस समय, उसको कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी के लिए केस किया गया था आपको सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको चैलेंज किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा जो संविधान है जो बना था उसमें जमींदारी राइट्स को, जो एबोलिशन था उसको पूरी तरीके से खत्म किया गया, जमींदारी राइट्स को। प्लस अगर आप देख सकते हैं तो लैंडलेस जो फार्मर्स थे, जमींदार का मतलब जो एक लैंड आपको बोल सकते हैं रिफॉर्म निकल कर आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों को लैंडलेस जो फार्मर्स थे, टीनेंट्स थे, उनको जमीन दिया जाता था। जो बहुत जमींदार जो कब्जा करके बैठे थे, सरकार उनसे जमीन लेती थी और गरीबों को बांट देती थी, गरीबों में बांटती थी। उसके कारण क्या हुआ कि यह अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आप रिफॉर्म ला रहे हैं। तो ये शंकरी प्रसाद का केस हुआ था, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी आपको चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मीन्स अमेंडमेंट टू फंडामेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है अगर पार्लियामेंट के पास, संसद के पास, तो फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकता है, वो आपको अमेंड कर सकता है। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर दिया गया था, किसके द्वारा, किसको द्वारा अमेंड किया गया था, यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा। वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड। और जो आर्टिकल लॉ जो वर्ड है, जो मतलब आर्टिकल 13 में दिया गया, उसमें सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ को वो क्या करता है, मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स लॉ उसमें कवर नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आप मतलब केस भी नहीं कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट केस हुआ 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो गिवन ए ट्रांसीडेंशियल एंड इमिटेबल पोजीशन एंड हेंस द पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे द राइट। फिर सुप्रीम कोर्ट खुद जजमेंट से मुकर गई, उन्होंने कहा कि भाई पहला में तो उन्होंने बता दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर है। फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ, तो फिर जो केस हुआ गोलकनाथ के द्वारा केस हुआ 1967 में, उसमें कही कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स आपको इम्यूटेबल है, इसको आप किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो ये आपको क्या हुआ, यहाँ पर पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की। फिर 24वां अमेंडमेंट हुआ, पार्लियामेंट है द पावर टू एब्रिज और टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स। अब क्या किया गया, ये अमेंडमेंट ही एक ऐसा कर दिया गया, उसमें 24वां अमेंडमेंट था 1971 का, जिसमें बता दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया उस चीज़ को, आर्टिकल 368 को, कि आप कौन सी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, जो कि अमेंडमेंट नहीं था उसी चीज़ को क्या कर दिया गया, संशोधन आपको कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर अगर देखें केशव नंदा भारती के, जिसके कारण जो डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर आपको बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर आया था, इसमें देखें तो यहाँ पर गोलकनाथ जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया, समझ रहे हैं ना। फिर आपको जो 24वां जो हमारा अमेंडमेंट था उसको क्या किया गया, यहाँ पर वैलिडिटी दिया गया, इसको ओवररूल कर दिया गया, चेंज कर दिया, गोलकनाथ को हटा दिया गया। लेकिन यह बताया गया कि फंडामेंटल राइट को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाया गया था उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक में बहुत चीज़ लाया गया, जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, समझ रहे हैं ना। ये सब बहुत सारा चीज़ उसमें सुप्रीम कोर्ट आपको मतलब समय के अनुसार आपको बहुत सारा चीज़ उसमें इंक्लूड करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 4+6 1976, ये याद रखना, 4+6 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसमें आर्टिकल 360 को अमेंड किया गया, नो लिमिटेशंस ऑफ पार्लियामेंट, नो क्वेश्चन अलाउड इन कोर्ट। इसमें पार्लियामेंट ने यहाँ पर यह बताया कि हमको मन हम जितना अमेंड करें, हमको मन है पूरा हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे, हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा सकता, कोई कोर्ट हमसे कुछ नहीं कर सकती है, इस तरह का प्रावधान ऐड कर दिया गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है उस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुआ था। उस समय रूल था इंदिरा गांधी का, आप जानते हैं उस समय इमरजेंसी भी लागू हुआ था, इसी कारण बहुत सारा चीज़ मतलब परेशानी भी पूरा झेलना पड़ा था।
इसमें आज के गवर्नमेंट ने अगर देखे तो 25 जून की जो डेट है उसको का संविधान हत्या दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। तो इस तरह से उस समय का आपको जो समय था वो समय आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में। फिर अगर यहाँ पर देखें जो मिनर्वा मिल केस था 1980 में, तो ये मिनर्वा मिल्स केस ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाला गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर के क्या क्या चीज़ है दोस्तों, ये ध्यान रखना, कभी के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संविधान है उसका सुप्रीमेसी होगा, यहाँ पर कोई पार्लियामेंट का रूल नहीं चलेगा, जो है संविधान में लिखा हुआ उसी को कोर्ट भी मानेगी, उसी को सरकार को भी मानना पड़ेगा। ये लिमिट करती है गवर्नमेंट को। फिर सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नेचर है इंडियन पॉलिटी का। फिर सेकुलर करेक्टर है, मतलब सारे धर्म को यहाँ सेम माना जाता है। सेकुलर करेक्टर है, कोई भी स्टेट का मतलब रिलीजन नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट का अपना धर्म नहीं है। फिर जो पावर्स है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में एक सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। किसके बीच में? लेजिस्लेचर के बीच में, जुडिशियरी के बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में। लेजिस्लेचर क्या हो गया? जो नियम बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या हो गया? जो नियम को फॉलो करती है। और जुडिशियल क्या हो गया? जो नियम को देखती है सही है कि नहीं, गलत है। देख रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन पूछा। सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, जो लिमिटेशन ऑफ पावर होता है, ये भी आपको ऐड किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर में। फिर अगर यहाँ पर देखें जो ऐड किया गया फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो कि आप प्रेम्बल में भी आपको देखने को मिलेगा। फिर वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का फ्रीडम होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए हमारे देश में, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो कानून है उसके अनुसार नियम मतलब जो रूल होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स इसमें भी ऐड किया गया। तो ये सब सारी चीज़ों को ऐड किया गया बेसिक स्ट्रक्चर में, इससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, सरकार इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इसलिए आज के समय भी देखेंगे कोई भी तरह का अगर आप देखेंगे कोई भी लॉ को वायलेट किया जाता है या किसी तरह का अगर आप देखेंगे कोई परेशानी सरकार द्वारा अगर किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर, अपने अधिकार को लेकर। समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीज़ आप जानकारी आपको याद रखना है। आप नागरिक है भारत के, प्लस आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब सारा जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये 9th 10th 11th 12th में आपको दिया जाता है, जहाँ पर आप इसको पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। फिर अगर हम देखें जो हमारा पार्ट 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, जिसमें हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम भी देखा था, उसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमने देखा, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर लिया, प्लस हमने प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया। हमने डिस्कस और क्या क्या किया था, जैसे हमने कैग के बारे में किया था, अटॉर्नी जनरल के बारे में किया था। तो वो सब टॉपिक हम नहीं देखेंगे, बाकी जो टॉपिक्स हमने नहीं किया है, तो टॉपिक्स यहाँ पर जो अभी तक हमने उस टॉपिक को कवर नहीं किया, वो सब सारा टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हम लोग जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं दोस्तों, फीचर्स पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर क्या होता है, मतलब जो उसका गुण होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को मतलब किस नाम से आपको यहाँ पर जानना होता है, मतलब क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फीचर्स की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो संविधान है दोस्तों, उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया जाता है कि हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो राज रहा ब्रिटिश का रहा है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही चलाती है। आज भी देखें ब्रिटिश जो यूके है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, लेकिन प्रेसिडेंट सिस्टम जानते हैं यूएसए में चलता है, साउथ अमेरिका में चलता है, यूएसए में। तो वहाँ से हम लोग उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते, भले वहाँ से हमने बोरो किया है। जैसे आप देख सकते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस हो गया, प्लस जुडिशियल रिव्यू हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ये सब सारा चीज़ हमने वहाँ से बोरो किया है, लेकिन जो हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमने बोरो नहीं किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 74 और 75 क्या करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को आपको डील करता है सेंटर, और आर्टिकल 763 क्या होता है, 164 आपको स्टेट में डील करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट इज द वन इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि जवाबदेही होना पड़ता है, कि मतलब ऐसा नहीं कि अपने मन से आप किसी तरह का नियम लगा लिए, अपने मन से जो लेजिस्लेचर है वो कोई भी नियम आपको चिपका दिए चला रहे हैं। इस तरह से नहीं होता है, कि जो एग्जीक्यूटिव जो नियम किस तरह से फॉलो करता है वो पूरी तरीके से उसको जवाबदेही होना पड़ता है, किसका, लेजिस्लेचर का, जो नियम बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना।
प्रिंसिपल अंडरलाइंग कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मैकेनिज्म पार्लियामेंट। तो हमारा कैबिनेट सिस्टम का गवर्नमेंट होता है जिसमें बहुत सारे कैबिनेट में मिनिस्टर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं वो आपको ध्यान रखना, जो कि क्या होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनका गवर्नमेंट के खिलाफ, जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल होता है उनका उन पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता है, उसको हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी करते हैं और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी आपको बोला जाता है, या वेस्ट मिनिस्टर मॉडल होता है। वेस्ट मिनिस्टर एक जगह है दोस्तों जहाँ पर मेनली यूके का पार्लियामेंट है, आपको तो उस वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी आपको बोला जाता है। तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्लस वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, इस तरह के बहुत सारे नाम से आपको बोला जाता है, जो कि आपको ब्रिटेन में भी चलता है, जापान में पार्लियामेंट्री चलता है, कनाडा में भी चलता है, इंडिया में चलता ही है, आप जानते ही हैं। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव और टाइटुलर एग्जीक्यूटिव। मतलब एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट जो हमारे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हमारे रियल एग्जीक्यूटिव है। मतलब मेन जो पावर होता है, जो पावर इंजॉय किया जाता है, जो पावर मेनली आपको पूरा देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया, तो रियल पावर किनके पास होता है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। बाकी जो भी चीज़ किया जाता है वो किसके नेम में किया जाता है, नाम पर, वो प्रेसिडेंट के नाम पर किया जाता है। वो हमने डिस्कस भी किया था जब प्रेसिडेंट हमने पढ़ा था। फिर अगर पॉलिटिकल पार्टी देखें जो कि मेजोरिटी आपको लाते हैं लोकसभा में, उन्हीं का यहाँ पर सरकार बनाया जाता है, गवर्नमेंट बनाया जाता है, जो कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनरल लोकसभा की अगर बात करें, मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है आर्टिकल 75 के अंदर। फिर पॉलिटिकल होमोजेनिटी होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी, हेंस दे शेयर द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये पॉलिटिकल होमोजेनिटी भी होता है कि ऐसा नहीं कि अब यूएसए में देखिएगा नेट गवर्नमेंट कुछ और है, प्रेसिडेंट कोई और है, तो इस तरह से इंडिया में नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये जी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। प्लस अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर, द मिनिस्टर आर मेंबर्स ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिक ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि हमने अडॉप्ट भी किया है सेपरेटेड, लेकिन हम लोग चेक्स बैलेंसेज भी यहाँ पर रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्लेज द लीडरशिप रोल इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं यहाँ पर, लीडरशिप रोल प्ले किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। वो क्या होता है, हेड होते हैं गवर्नमेंट का। Minister of operates on the principle of secrecy of procedure. The lower house of the parliament, Lok Sabha, can be dissolved by the president on the recommendation of the prime minister. तो डिजोल्व किया जा सकता है। शैडो कैबिनेट अगर देखें यहाँ पर, ये यूनिक इंस्टीट्यूशन है जो ब्रिटिश कैबिनेट में चलाया जाता है। मेनली इंडिया में हम लोग इस तरह की चीज़ को नहीं चलाते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये हमारा यूनिटी सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में था। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, इस चीज़ को हम देखकर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है और यूनिटरी गवर्नमेंट, ये दोनों का डिफरेंसेज आप देख लीजिए थोड़ा, क्या होता है एग्जाम में इस तरह की चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या है हमारे, फेडरल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो जो फेडरल गवर्नमेंट है दोस्तों, ये फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, सेंटर और स्टेट का जो रिलेशंस होता है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को फेडरल होता है। यूनिटरी क्या होता है कि मेन कंट्रोल सेंटर का होता है, उसको यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट डुअल गवर्नमेंट हो गया, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं, तो वो तो मतलब 3 टायर सिस्टम हो गया, लेकिन मेनली डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम को बोला जाता है। इसमें आपको रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें क्या होता है रिटर्न भी हो सकता है, जैसे फ्रांस में अनरिटर्न भी हो सकता है। इसमें सिंगल गवर्नमेंट होता है, जैसे नेशनल गवर्नमेंट विच में क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट, उसका मन हो तो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। फिर अगर देखें डिवीजन ऑफ पावर्स होता है नेशनल में और रीजनल गवर्नमेंट में, यहाँ कोई डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं होता, सब पावर इंजॉय किया जाता है नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है, यहाँ नहीं भी हो सकता। जैसे ब्रिटेन में देखो वहाँ पार्लियामेंट का सुप्रीमेसी, जो पार्लियामेंट बोलेगा वही सही है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ होता है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होता है, यहाँ पर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और आपको नहीं भी हो सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जैसे आप देख सकते हो लोकसभा राज्यसभा हो गया, यहाँ पर लेजिस्लेचर बाई कैमरल भी हो सकता है, यूनि कैमरल भी हो सकता है, चाइना भी बात करें तो ये यूनिटी सिस्टम गवर्नमेंट है, ये फेडरल सिस्टम का क्या है प्रॉपर्टी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है हमारा, ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हमारा क्वाजी फेडरल है, इसको क्वाजी फेडरल ही बोला जाता है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट्स अमंग स्टेट लाइक अनलाइक अमेरिका में क्या हुआ है कि सब स्टेट एक साथ मिलकर आए हैं, इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है, कि सारे स्टेट एक साथ मिलकर आए हैं, उसने बोला कि चलो हम मिलकर एक संगठन बनाते हैं, समझ रहे हैं ना, इसलिए संयुक्त उसको अमेरिका बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं, इंडिया में क्या होगा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, उसने सारे स्टेट्स को क्या किया अपने अंदर में लाया, तब जाकर एक समूह का फॉर्मेशन हुआ, जिसको इसलिए बोलते हैं इंडिया यूनियन ऑफ टेरिटरी एंड स्टेट्स बोला जाता है ना इंडिया।
आप आर्टिकल 1 में जैसे पढ़ते हैं, तो ये याद रखना, टर्म फेडरेशन हैज नो वेयर मेन। और ये चीज याद रखना, फेडरेशन जो टर्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमने कहीं यूज नहीं किया। इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल, जो कैनेडियन मॉडल है, जिसमें कि मतलब जो मेन पावर होता है वो सेंटर के पास कंट्रोलिंग पावर होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों इतना इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है, याद रखना है, जो कि एग्जाम में आपसे मेनली यहाँ पर क्या किया जाता है, पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना? एग्जाम में यहाँ से आपसे पूछा जाता है, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये सब हमारा इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपको यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया, जो हमने आज पढ़ा। प्लस ये जो हमारा लेक्चर है स्काई अकेडमी 360 पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और चीज़ों को पढ़िए दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, आप कहीं से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिजल्ट लाइए, समझे, सही जगह पर आपका पोस्टिंग हो, सही जगह पर आप नौकरी करें, सही काम करें। यही हमारा क्या होगा, मतलब कि मेन एक तरह से बोल सकते हैं आपको बताया जा रहा है कि यही सब चीज़ आपको क्या करना है। प्लस तैयारी जो करना है आपको, नया टोला यहाँ पर बिकना पहाड़ी के पास हमारा ऑफलाइन सेंटर, जहाँ पर गाइडेंस प्रोग्राम सारा चीज़ आपको चलाया जाता है। प्लस हमारा जो यहाँ पर स्काई अकेडमी के बहुत सारे टीचर्स हैं, सब फैकल्टी है, हिंदी इंग्लिश में मौजूद हैं। और सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का भी बहुत सारे एग्जाम्स भी आने वाला है। तो हम लोग सीरीज टाइप से भी शुरू करेंगे, आप लोग जुड़िए हमारे साथ स्काई अकेडमी 360। तो दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।